नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हमारे साथ हर्ष कुमार सर आए हुए हैं। आपने इनको कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। इनफैक्ट इनके खुद के 3 यूट्यूब चैनल है, इवल एक हर्ष ग्लोबल करके भी यूट्यूब चैनल है। और सर काफी दिनों से पत्रकारिता में हैं और पत्रकारिता का इनका पुराना अनुभव है। तो अभिषेक तिवारी शो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर बड़ा गजब का चल रहा है। 2023 में 9 स्टेट में चुनाव है और ये स्थिति ये है कि बीजेपी को अपनी शाख बचानी है और कांग्रेस के पास खोने के लिए एकमात्र राजस्थान जैसा स्टेट है, बाकी पाने के लिए जिसको कहते हैं हम कहावत में कि सारा जहां है। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। राकेश टिकैत समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, पहले दर्शकों को ये जरूर बताइएगा। और कमल हसन से मीटिंग उनकी तमिलनाडु में क्यों होती है? क्या कांग्रेस कुछ बड़ा प्लान कर रही है? नहीं, देखिए, कमल हसन से मीटिंग तमिलनाडु में नहीं हुई है उनकी। जी। कमल हसन को स्पेशली दिल्ली बुलाया गया था और वो अच्छा। दिल्ली आए थे। और वो जो इंटरव्यू राहुल गांधी ने उनका लिया है, वो अपना जो उनका एज ए पार्लियामेंटेरियन जो उन्हें रेजिडेंस दिल्ली में मिला हुआ है, वो उसी के हम्म। लॉन में शूट किया गया है। अच्छा। और कमल हसन यहाँ दिल्ली में ही उनके साथ चले थे, सबको पता है। तमिलनाडु में तो वो नहीं आए थे। और हम्म। ये जो कमल हसन को जोड़ने का जो प्लान है, दरअसल हुआ क्या है कि जैसे जैसे साउथ से यात्रा आगे चली है, जब ये महाराष्ट्र से आगे निकले हैं, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के टूर तक हम्म। क्या कहना चाहिए कि बल्कि गुजरात चुनाव तक उस समय कौन लोग जुड़ रहे थे? मेधा पाटकर जुड़ रहे थे हम्म। या स्वरा भास्कर जुड़ रहे थे, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फेसेस हैं। लेकिन हम्म। आप जानते हैं कि उन लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनसे कोई जी। पॉलिटिकल गेन आप ले नहीं सकते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि अंत में ये अब अभी तय किया गया कि क्यों ना जिन जिन राज्यों में हम जा रहे हैं, वहां के प्रोमिनेंट लोगों को बुलाया जाए या कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो इसी तरह से हम्म। कमल हसन को किसी ने याद किया होगा कि कमल हसन को बुला लेते हैं, क्योंकि वो तमिलनाडु से तो यात्रा आगे बढ़ चुकी थी, वहां तो निकल जी। चुके, वापस तो जा नहीं सकते वहां पे। और हाँ। उत्तर प्रदेश में, हम्म। चूंकि मेन वजह बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इन सबको क्यों बुलाया गया है। दरअसल यहाँ हम्म। भीड़ जुटाने वाला नहीं है कोई। अच्छा, वो तो यहाँ है। पे कांग्रेस जीरो है। आप बताएं तो जैसे कि एडमिंटन में, कनाडा में -45 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कांग्रेस -45 में जा रही है, माइनस में है। आप जानते हैं, आपको तो पता है कि कितनी जी। खराब स्थिति यहाँ कांग्रेस की है। जी। तो इसी वजह से शायद ये प्लान किया गया। और खास तौर से ये जो यूपी में यात्रा चलेगी, ये केवल हम्म। वेस्ट यूपी में चलनी है 3-4 दिन। उसके हम्म। बाद फिर ये आगे बढ़ जाएंगे, जहां भी प्लान है इनका, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उधर कहाँ कहाँ जाने का प्लान है। तो इन्होंने ये प्लान किया कि अब चूंकि वेस्ट यूपी में चलेंगे और दिल्ली से जैसे निकलते हैं तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, जहां आज सभा हुई जिसमें प्रियंका भी आई थी, जी। लोनी में हुई थी। और हम्म। ये लोनी इलाका जो है, ये एक क्या कहना चाहिए कि आरएलडी का एक क्षेत्र है, जी, महत्वपूर्ण। गढ़ माना फिर जाता है। उसके बाद ये बागपत जिले में एंटर कर गई। बागपत जिला आरएलडी का गढ़ रहा है हमेशा से। जी। फिर उसके बाद आगे एक शामली डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जाट बेल्ट है। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे अगर आरएलडी वालों से कह देते हैं और उनके नेता इसमें शामिल होने के लिए आ जाते हैं, तो भीड़ भाड़ जुट जाएगी। वरना अभी तक तो हम्म। टेंट लगाने वाले भी राजस्थान से ही आ रहे हैं। अजीत अंजुम साहब कल पहुंचे हैं वहां पर लोनी जी। में, जी। उन्होंने एक वीडियो बनाया जी। और एक टेंट वाले से बात की। उसमें और हाँ। कुछ नहीं है, कोई आदमी नहीं है। वो टेंट वाला बता रहा है कि मैं तो झालावाड़ पता नहीं कहां से राजस्थान से आ रहा हूं और मेरा तो काम ही यही है कि एक टेंट हम्म। यहां लगाना, एक रात के लिए टेंट लगता है, एक सुबह के लिए टेंट लगता है। जी। तो उससे उससे ये बात भी कंफर्म हो जा रही है कि अशोक गहलोत इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत अब यूपी में तो भीड़ नहीं ला सकते थे, यहाँ पे तो भीड़ लाने के हाँ। लिए लोकल लोगों को बुलाना जरूरी था। हो सकता है राकेश टिकैत को भी गया हो, लेकिन राकेश टिकैत अब ये दिखाना चाहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल है, हम अराजनीतिक है, हम किसी पार्टी के मंच पे खुलेआम नहीं आते। तो उन्होंने ये कह हम्म। दिया कि भाई जो हमारे जिला अध्यक्ष से ऊपर लेवल के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष हैं, वो नहीं जाएंगे। आम कार्यकर्ता चाहे तो वहां जा सकता है। तो अभी आम कार्यकर्ता पे तो किसी पे ठप्पा लगा नहीं होता। राहुल गांधी जब ठीक बात है। निकलते हैं तो भीड़ तो देखने के लिए उन्हें जुटी जाती है, हाँ, क्योंकि झूठी एक जाती। स्टार हैं और एक हमारे देश में रहा है कि गांधी फैमिली के प्रति एक अट्रैक्शन हमेशा से रहा है लोगों में। तो उन्हें हम्म। देखने के लिए भीड़ आ जाती है। तो उसमें कल ये कोई ना कह दे कि साहब किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें चल रहे थे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया
कि भाई हमारा कोई पदाधिकारी नहीं जा रहा है, बाकी कार्यकर्ता चाहें तो जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यही सीन है। और जहां तक आपने चुनावों की बात की है इस बार की, तो आपने कहा है कि राजस्थान ही है खोने के लिए, वैसे छत्तीसगढ़ भी है खोने के लिए उनके पास। वो मैंने एक्चुअली इसलिए कहा कि अभी छत्तीसगढ़ में हमारी एक छोटी सी टीम पिछले 2-3 महीने से वहां पे घूम रही है। अब पहले एक प्री सर्वे करते हैं, फिर उसके बाद और डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वहां अच्छा। पे बीजेपी के साथ अपनी समस्या है कि रमन सिंह के बाद कोई लेगेसी जो है बीजेपी ने, वहां पे कोई बड़ा लीडर जो है, वो जो मास वोट पुलर हो, वैसा डेवलप नहीं किया है। और ये जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनके खिलाफ अभी तक कोई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी वाली चीजें भी नहीं सामने आई है। इस वजह से मैंने ये कहा था। वैसे अभी और डेटा आना काफी बाकी है छत्तीसगढ़ का। हम पहला ओपिनियन पोल 6 महीने पहले करते हैं चुनाव से, तो अभी तो हम 6 महीने यूं ही रैंडम घूमते रहेंगे जंगल पहाड़ हाँ, वो तो अभी छत्तीसगढ़ तो के। नवंबर में शायद होंगे वहां तो चुनाव। जी जी। लेकिन अब इसको फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा, और इस भारत जोड़ो यात्रा और 9 चुनाव की तरफ बढ़ते हैं सर। ये गजब की बात है कि जो 80 लोकसभा सीट वाली जगह है उत्तर प्रदेश, वहां इतने कम दिन की भारत जोड़ो यात्रा, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार को नहीं जोड़ना था क्या सर? अच्छा, ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, बिहार बिना जोड़े कैसे हो रहा है सर? थोड़ा सा बिहार भी देखिए, जुड़ता सर। बिहार तो बहुत दूर है दिल्ली से। ये तो उत्तर प्रदेश में भी मुश्किल से 70-80 किलोमीटर ही तय कर पा रहे हैं। जो हाँ। जो भी इनका रूट है वो दिल्ली से 70-80 किलोमीटर है, जिससे कि दिल्ली वाले लोग रोज जाएं और रात को अपने घर जाकर सो जाएं, वापस फिर अगले दिन आए और फिर अगले दिन जाके सो जाएं। देखिए, वो तो अच्छा। मैंने इसका आपको आंसर शुरू में ही दिया है कि यहाँ पे भीड़ जुटाने वाला, खर्चा करने वाला कोई नहीं है। और उत्तर हम्म। प्रदेश इतना बड़ा प्रांत है, अगर आप 80 लोकसभा जहां की बात कर रहे हो, 403, जिसमें 4-5 स्टेट अपने आप में ही बन जाते हैं, बिल्कुल। तो वहां पे इतना सारा मैनेजमेंट कर पाना, असली चीज तो वही है अभिषेक जी, कि खर्चा हम्म। कौन करेगा। अशोक गहलोत कन्याकुमारी से खर्चा करते चले आ रहे हैं। भूपेश अच्छा। बघेल ने थोड़ा बहुत जो खर्चा किया पार्टी की तरफ से, वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किया, क्योंकि हम्म। प्रियंका गांधी की जो बीट है वो भूपेश बघेल को मिली हुई है। राहुल गांधी की बीट जो है वो अशोक गहलोत को मिली है, कि राहुल गांधी जो भी काम करेंगे, जहां भी जाएंगे, उसका खर्चा पानी अशोक गहलोत के जिम्मे है। और जहां पे प्रियंका गांधी जाएंगी वहां भूपेश बघेल करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि यहाँ मजबूरी है कांग्रेस की। कोई एक विधायक है, वो आराधना, उनकी बेटी जी। प्रमोद तिवारी की। बाकी प्रमोद तो तिवारी कोई की डॉटर। विधायक नहीं है। सांसद कहने के लिए एकमात्र सोनिया गांधी बची हुई हैं। तो हम्म। ये इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो तो पैसे से मैनेज होता है, उसमें तो मनी मैनेजमेंट होता है। उत्तर प्रदेश में करता भी कौन इनके लिए? तो मुझे लगता है कि वही मजबूरी है। और अच्छा। फिर बिहार में तो अब ये गठबंधन में है, सरकार में है। तो मैंने इन्हें इसीलिए लगा होगा प्रश्न कि पूछा यार, सर। हाँ, तो मैं इन्हें लगा होगा कि यार क्यों बिना वजह से नीतीश कुमार को परेशान किया जाए। बाकी आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप बताइए। नहीं, मैं तो बता रहा हूं सर, नीतीश कुमार जी ने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया है, नए साल में स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें राहुल गांधी को एज अ प्रधानमंत्री देखने में कोई आपत्ति नहीं। इनफैक्ट इस पॉलिटिकल बयान ने आरजेडी और जदयू के बीच में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि आरजेडी को अब तक ये लग रहा था कि इनको प्रधानमंत्री पद का हम कैंडिडेट बनाएंगे नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री का पोस्ट जो है वो त्यागना होगा, और तेजस्वी के पास वो खाते में सीट, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी चली जाएगी। लेकिन दो इधर गजब के डेवलपमेंट हुए। आज 3 तारीख है, आज ही मकर संक्रांति के पहले ही एक दही चूड़ा पार्टी उपेंद्र कुशवाहा ने दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा की हमारे सोर्सेस के अनुसार जो है वो नित्यानंद राय के साथ जबरदस्त बातचीत चल रही है, शीट शेयरिंग तक बातचीत पहुंच गई है। उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि मैं कहां जदयू में आकर के ट्रैप हो गया, कहां मैं सेंटर में मिनिस्टर था, मेरे पास सब कुछ था, लग्जरी लाइफ थी, अब कुछ भी नहीं है। और आगे नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया था इसके पहले कि 2025 में हमारे नेता जो है महागठबंधन के, वो तेजस्वी यादव हो गए। यानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए दरवाजे बंद हो गए। उसी प्रकार से जदयू के एक और कुर्मी नेता है, जो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, आईपीएस भी रहे हैं, उनको भी इस बात का हमेशा ये रहा है कि मैं जदयू में इतने बड़े पोजीशन पे रहा था। उनकी उपेंद्र कुशवाहा के साथ आजकल ठीक ठाक बनने लगी है। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा तो बिहार में होना ही चाहिए था। अब बिहार में भी नहीं हुआ, बंगाल, ये रूट थोड़ा सा अजीब मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि बंगाल, बिहार और यूपी मिलके होते हैं सर 160 सीटें,
और इसके बिना आप लोकसभा में सत्ता तो नहीं बना सकते सर। जी देखिए, नीतीश कुमार वाली जो बात आपने कही है, उसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेके कोई इस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं की है। उन्होंने केवल कमलनाथ ने जो कमेंट किया था उसी पे कहा है। देखिए, जी आपसे भी मैं आपसे कहने लगूं कि आप बड़े यूट्यूबर हैं या मैं बड़ा यूट्यूबर हूं, जी तो एज ए मॉडेस्ट अगर कोई आदमी होता है तो वो ये कहता है कि नहीं यार, आपका जलवा जलाल है भाई, आप बड़े आदमी हो, मैं कब मना कर रहा हूं इस बात से। इसी तरह से बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। ना सब। तो जब राहुल गांधी के बारे में कमलनाथ ये कहते हैं कि साहब हम इनको पीएम फेस मानते हैं, वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि पीएम फेस तो बहुत हैं लेकिन पीएम एक ही बनेगा 24 जी में। जी उसका जी जवाब सही तो उन्होंने दिया है, फिटेड जवाब तो जिसे कहते हैं। फिटेड जवाब लेकिन तो अब हेमंत नीतीश बिस्वा। कुमार से मीडिया वाले जब इस बात को पूछेंगे कि हम्म। राहुल गांधी को पीएम फेस कमलनाथ ने बताया, तो इसके जवाब में क्या कहेंगे नीतीश कुमार, बताइए आप। इसके अलावा और क्या कह सकते थे? क्या वो ये कह देते कि नहीं साहब हम लाएंगे पीएम फेस? तो वो तो यही कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो अपोजिशन के लोग जितने भी हैं वो अभी तो ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या खड़ा है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और उस बंदे के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या चीजें चल रही हैं उसको रीड करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो बिल्कुल नीतीश बिल्कुल। कुमार की जो मुझे रणनीति नजर आती है वो यही लगती है, जैसे ममता बनर्जी 1 साल पहले ये कोशिश कर चुकी हैं और फिर थक हार कर बैठ गई थी। अब अभी केसीआर नीतीश कर रहे कुमार हैं। तो अभी नीतीश कुमार ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं जो हम्म बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही खिलाफ है, और अगर हम उनसे बात कर लेते हैं और सपोज कर लीजिए कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो ही जाता है कि साहब हम हम्म। उन लोगों को सबको एकजुट कर लें और सब एग्री हो जाए कि ठीक है यार देखी जाएगी नीतीश जी, अब आप कांग्रेस से बात कर लो, तो तब हम कांग्रेस से बात करने जाएं, और उस स्थिति में तो फिर कांग्रेस नीचे रहेगी। हाँ लेकिन नीतीश कुमार की ये जो बात है उसमें मैं इसे ज्यादा सीरियस नहीं मानता हूँ। नीतीश नहीं कुमार नहीं, कभी कुछ भी कह नीतीश देते हैं। कुमार को वैसे भी प्रेडिक्ट करना, कहते हैं ना कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अब प्रेडिक्ट करना बहुत ही टफ हो गया है। वैसे वो जो कहते हैं मैं उसको बहुत ठीक अब से क्यों समझने का यार, वहां तो 20 साल से नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो जिसके साथ लड़ते हैं चुनाव, दूसरे के साथ जाके सरकार बना लेते हैं। उन्हें तो 20 साल बिल्कुल से लोग नहीं जज कर पाए वहां के। बिल्कुल 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 सर। चलिए अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं सर। हाँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हम्म। कर्नाटक, तेलंगाना, इन पांच को ज्यादा हम थोड़ा सा ये रखेंगे। हाँ हाँ। बीजेपी तेलंगाना में बढ़ तो रही है, लेकिन आपको लगता है कि क्या उस हद तक राइज कर पाएगी कि सत्ता का दरवाजा जो है वो खटखटा सके? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे हम्म। लगता है कि तेलंगाना जो है बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाली दूसरा साबित होगा। बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। हाँ, पहली बात तो इन्हें यहाँ पे अपना जो कहते हैं ना, देखिए संगठन से ही चीजें सारी होती हैं। कोई हम्म। कुछ भी कहता रहे, और आखिर में यही हुआ था कि कैलाश विजयवर्गीय ने इतने सारे टीएमसी के और इतने नेता तोड़े थे वहां पे जाके, याद होगा। तो उसे आप बिल्कुल उपलब्धि मानिए। लोग, मीडिया ये कहता है कि वहां पर बीजेपी हार गए, मैं नहीं मानता। मैं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से उस चुनाव को देखता हूँ पश्चिम बंगाल के, कि जिसके 4 एमएलए हैं और वो 75 एमएलए अपने बनवा ले रहा है अगले चुनाव में, तो उसने कुछ ना कुछ तो ठोस चीजें हैं, जनता का मूड तो है उनके साथ। बिल्कुल। लेकिन यही चीजें हैं कि वो कितने समय तक वो स्टेबल उनके साथ रह पाएंगे। और अभी जैसे कि एक बाई बाई इलेक्शन अभी हुआ मुन्नू गोडे वाला, हाँ। जिसे वो विजय रेड्डी वाला, जो जिसे बीजेपी हारी है अभी, जी तो जी जी। उसकी वजह से एक ये भी मैसेज गया है कि केसीआर स्टिल स्ट्रॉन्ग गोइंग। वो कह रहे कि अभी ठीक चल रहे हैं, ठीक ठाक मजबूत स्थिति में चल रहे हैं वो। तो पहली बात तो मेन मेन चीज तो वही है कि आप वहाँ संगठन है कि नहीं, आपके पास लोग हैं कि नहीं। आप अगर दूसरी पार्टियों से इस भरोसे हैं कि हम उनके एमएलए तोड़ लेंगे, तो सत्ता पाने के लिए इतना पर्याप्त नहीं होता। मुझे नहीं लगता बिल्कुल कि तेलंगाना में कोई फेयर चांस है। हाँ, इतना है कि पिछली बार से बहुत बहुत बेटर बीजेपी शायद वहां इस बार करेगी। ठीक। बिल्कुल, मैं हमारे भी जो डेटा के अनुसार है कि पहला जो हमारे पास अभी रॉ डेटा आया है उसमें यही लग रहा है कि अ, तमाम समर्थन के बावजूद बीजेपी जो है उसके लिए सत्ता तक पहुंचना थोड़ा सा टफ है। लेकिन क्या आपके राजस्थान। डेटा में ऐसा भी आया है कि हंग असेंबली हो सकती है वहां? बहुत छोटी नहीं नहीं असेंबली नहीं है वहां नहीं नहीं की। सर, केसीआर हमारे डेटा में अभी जो सर्वे है अभी के वो हिसाब से लीड कर रहे हैं। केसीआर बहुत आराम से सरकार बनाएंगे सर। लेकिन तो दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। बीजेपी ठीक ठाक। कांग्रेस का कुछ नहीं मान रहे आप लोग वहां पे?
नहीं नहीं, कांग्रेस अब तेलंगाना से समाप्ति के की शुरुआत जो है अब यहां से शुरू होता है कांग्रेस का। एज यूजुअल जैसे हर एक स्टेट में एक बार समाप्त हो जाती है कांग्रेस तो बस समाप्ति हो जाती है, तो वो तेलंगाना अब शुरू हो गया है तेलंगाना में उनके लिए। कुछ ज्यादा बचा नहीं है तेलंगाना में। दूसरा सर, राजस्थान, यहां तो हम ये शर्त लगा रहे हैं कि क्या 2013 में कांग्रेस जितनी सीट लेके आई थी राजस्थान में उतनी सीट इस बार लेके आएगी कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार यहाँ तो चेंज होगा। चेंज तो होगा ही सर, हम तो ये कह हाँ, रहे हैं कि क्या कांग्रेस 23 सीट लेके आ पाएगी कि नहीं विधानसभा में? अब ये तो मैं इस समय बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने राजस्थान पे इतना अभी वर्क नहीं किया, लोगों से इतनी बात अच्छा। नहीं की है। लेकिन ये है कि वहाँ पर जो मेरे पत्रकार साथी हैं, वहाँ पे राजस्थान पत्रिका में रेजिडेंट एडिटर हैं, जी। तो उनसे मेरी बात अक्सर होती रहती है। तो उन्होंने कहा है कि इस बार चेंज तो होने जा रहा है, बस बीजेपी को ये तय तय करना है कि सीएम किसे बनाना है, गजेंद्र सिंह शेखावत को, वसुंधरा को, क्या किसी को बनाए। तो अब हाँ, वही वाला गुगली मैं आप पे फेंकने वाला था। वरिष्ठ पत्रकार के साथ ये फेंकने में मजा आता है। क्या बीजेपी इस बार मैडम के मुंह से निकल पाएगी? 5 साल नजर नहीं आती, चाहे राजस्थान में कितना भी कुछ हो जाए, सड़क पे जब बीजेपी की लड़ाई की बारी आती है तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहिबा वसुंधरा जी नजर नहीं आती है। और ये कॉमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कंप्लेन रहा है। अब रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, उन पे दाव खेलेगी या कुछ नया चेहरा ट्राई कर सकती है बीजेपी? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में ये कहना कि वो सड़क पे उतरकर संघर्ष करें, वो तो उनके खून में नहीं है। वो बिल्कुल। राजसी परिवार से आई हुई लेडी हैं, आप जानते हैं जी। कितना, मतलब उनके परिवार का जो दर्जा है उस इलाके के लोग ही बता सकते हैं कि कितना बड़ा उनका दर्जा रहा है, विजय राजे सिंधिया और सब पूरी फैमिली बिल्कुल। के बारे में। तो ये लोग वो तो है नहीं कि सड़क पे ठीक। उठा के नारेबाजी आपके आपके लिए करेंगे। हाँ, ठीक लेकिन है। ये अपने बंद कमरों में, बंद दरवाजों के पीछे बैठकर ये राजनीति करना बखूबी जानते हैं। और हम्म। वसुंधरा राजे ये भी जानती हैं कि कम से कम उनकी हैसियत वहां पर उस तरह की तो है ही कि वो अगर 80 विधायक जीतते हैं तो उनमें से 40 उनके भी जीतेंगे, ये वो जानती हैं। अच्छा। तो उन्हें फ्रंट पे आकर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है। और हम्म। बीजेपी ने अब ये तो प्रयोग करना बंद कर दिया है कि हम किसको सीएम फेस करेंगे, रखेंगे। हाँ। अगर यहाँ पे सिटिंग सिटिंग यहाँ पे सरकार अगर राजस्थान में होती हम्म। बीजेपी की, तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो सीएम है आपका वही आपका सीएम फेस है। जैसे कि ठीक। भूपेंद्र पटेल रहे या पुष्कर सिंह धामी रहे या हाँ। योगी रहे, वो तो सब है, सबसे कॉमन हम्म। बात है। वरना वो जो एक बार किरण बेदी को लेकर प्रयोग किया था दिल्ली में, मेरे ख्याल में वो पहला और आखिरी प्रयोग था। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि भाई संगठन वालों के दम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। और संगठन से सबसे ये मुझे लगता है कि इन सबको मैसेज ये दे दिया जाएगा कि आप हम्म। पहले सरकार बनवाओ, उसके हम्म। बाद हम देख लेंगे कि चीफ मिनिस्टर किसे बनना है। मैं नहीं मानता कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी इतने कोई स्ट्रोंग वो हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने मेरे ख्याल में शायद अशोक गहलोत के बेटे को चुनाव हरा दिया था और हाँ। वो सेंटर में मिनिस्टर बने थे, इसी वजह से उन्हें स्ट्रोंग माना जाता है। वरना मैं आपको बताऊं कि वहां पे छोटी सी पार्टी चलाते हैं हनुमान बेनीवाल, जी। उनका जी। बहुत जबरदस्त जलवा है वहां पर, आप जाकर देखिए। जी। वो अकेले सांसद हैं और उनके 10-11 शायद विधायक, पता नहीं कितने, 8 विधायक जी। हैं उनके। जी। और जी। वो पूरी स्थिति रखते हैं कि वो किसी से भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कोशिश यही रखेगी कि सबसे कहा जाए कि भाई चुनाव लड़वाओ, जितवाओ हाँ। इसको, और उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या होगा। तो ऐसा ही होने जा रहा है राजस्थान में। ओके। राजस्थान से आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश, आम आदमी पार्टी की एक और स्टेट जहां पे एंट्री हो रही है, और क्या धूम धड़ाके के साथ एंट्री हो रही है। पार्षद भी बन रहे हैं और ग्वालियर वगैरह के आसपास अब उनके कार्यकर्ता टोपी लगाए नजर भी आने लगे हैं। तो क्या एक और स्टेट कांग्रेस के लिए टफ होने जा रहा है, बिल्कुल गुजरात की तरह? क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री का मतलब कांग्रेस का हार्ड कोर वोट का शिफ्ट होना। कैसे देखते हैं सर आम आदमी पार्टी की एंट्री लगातार ऐसे स्टेट में जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग हुआ करती थी, 1-1 बीजेपी के अगेंस्ट फाइट करती थी, और उन स्टेट में लगातार वो दरवाजे को नॉक कर रही है? आम आदमी पार्टी को का खाता भी नहीं खुलेगा मध्य प्रदेश नहीं, में। वो तो नहीं खुलेगा, ठीक है। हाँ, वो उससे कोई आप फर्क। वो छोड़ दीजिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, 10-12%, 12 12.5% वोट ले लिए हैं जी। उन्होंने, वहां पर बढ़िया काम किया, वो बढ़िया, ठीक है उनका।
लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का, चूंकि आप जो ग्वालियर और आसपास की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि आप किस की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, मुझे इस बारे में कोई आइडिया था भी नहीं। और हम्म। चूंकि ग्वालियर वहाँ की एक बड़ी सिटी है, भोपाल ग्वालियर ये कई बड़े शहर हैं, इंदौर उज्जैन यहाँ पर। तो अभी क्या होता है कि अर्बन अर्बन सिटीज जो होते हैं उनमें इस तरह के जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं, उस समय कई बार क्या होता है कि जो प्रत्याशी होता है ना, उस प्रत्याशी की पर्सनल छवि पर वोट मिल जाते हैं, चाहे ठीक वो बात किसी है। भी पार्टी से लड़ रहा हो। तो हो हम्म। सकता है कि आम आदमी पार्टी का कोई इस तरह से वहां पे वो हो गया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे तो लगता है कि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही होगी। निसंदेह सीधी टक्कर है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हम्म। हूं कि अगर आम आदमी पार्टी भले सीट न जीते लेकिन 3%, 4% वोट लेके आ जाए, तब कांग्रेस के लिए क्या हालात बनेंगे? क्योंकि मैं तो पिछली बार निश्चित रूप से कांग्रेस का ही नुकसान होगा इसमें। देखते हैं अब तो क्या बनता है, कहाँ किस जगह पे ले पाती है, कौन कैंडिडेट ले रहा है, किस सीट पे ले रहा है, ये तो बात होगी। लेकिन आप कह रहे हो 3%, मुझे तो लगता नहीं है 3% वोट कहाँ से मिलेंगे, मुझे कुछ आधार बिल्कुल नजर नहीं आ मिलेंगे रहा सर। इसका। जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है, इन सब जगहों पे आम आदमी पार्टी ने ठीक ठाक काम किया है। काम क्या किया है वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं थोड़ा। जो हम्म। मायावती का वोट परसेंट था वो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है। और ये बीएसपी के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि बीएसपी के विधायक लगातार आम आदमी पार्टी में, पूर्व विधायक जो चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव लड़े हैं, वो जा रहे हैं। और बीएसपी हमेशा मध्य प्रदेश में अपने विधायक बनाती आई है, ऐसा भी नहीं है। तो ये स्थितियां थोड़ी सी जो है बदल रही है, उसके बारे में अपडेट करना था सर। अब चलते हैं थोड़ा सा ऐसे स्टेट में जिसके बारे में कम बात होती है। चलते हैं पूर्वोत्तर। भारत जोड़ो यात्रा और इन सब का कुछ प्रभाव लग रहा है, और आपको लग रहा है कि बीजेपी में भी जो कुछ कमियां हैं, जैसे बात तो होती ही है महंगाई की, रोजगार की, सरकारी नौकरी की, कम से कम विपक्ष ये बात उठाने का प्रयास करे न करे, मीडिया में तो लगातार एक सेक्शन है जो इस बात को ही उठाता रहा है विपक्ष से ज्यादा। क्या इन सब के प्रभाव कुछ लगते हैं कि कांग्रेस को बेनिफिट देंगे? नॉर्थ ईस्ट में जी। लगता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ। नॉर्थ ईस्ट वो। में तो मैंने भी तीन तीन चार इस पर वीडियो बनाए हैं, जो मैंने जी। इसमें चीजें देखी हैं, क्योंकि मैं उस इलाके से ज्यादा वाकिफ भी नहीं हूँ, जो भी इंटरनेट पर जानकारी है उसी के आधार पर देखता हूँ। अच्छा वहां अच्छा। पर तो आप सब जानते हैं कि वहां हर स्टेट में छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी के 2 एमएलए, किसी के एक, एनपीपी एनपीएफ फलाना, नाम इतने हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नागालैंड की है या मिजोरम अच्छा की सर, है। एक जगह है मणिपुर, वहां पे जदयू अभी भी बीजेपी के साथ अलायंस में है। हाँ हाँ, वो तो है। वो तो जब मणिपुर में सरकार बनी थी वो तब से ही है, वो उन्होंने अच्छा कह दिया था कि और हमारा सपोर्ट है उनको। हाँ, और मणिपुर में जदयू को सीट हर बार मिल जाती है सर, ये भी एक चमत्कार है। वो उसी 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 तरह की कोशिशें तो ममता बनर्जी कर रही हैं इस बार। ममता बनर्जी जो 3 स्टेट जहां पर चुनाव होने जा रहा है, आपने जी। देखा होगा कि कुछ उन्होंने कांग्रेस के विधायक तोड़ लिए, किसी हम्म। दूसरे छोटे मोटे दल के तोड़ लिए, तो वो भी ये कोशिश कर रही हैं। और आपको याद हम्म। होगा कि सुष्मिता देव जो जी महिला जी। मोर्चे की अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और हम्म। उन्हें राज्यसभा का सांसद इसीलिए बनाया था ममता बनर्जी जी ने, 2 साल के लिए ही बनी है वो। जी जी। जी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उनसे जी। ये कहा था कि आप हमें त्रिपुरा जिता के दिखाओ, हम आपको वहां का सीएम बना देंगे। तो जी। कोशिशें तो वहां पे सभी कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे वहां पे लग अनफॉर्चुनेट। रहा है कि जो वहां पे जो असली गेम प्लेयर्स, असली खिलाड़ी हैं, वो सब लोकल, वहां के जो लोकल आदिवासी, लोकल। जो वहां के आउटफिट्स हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, मुझे लगता है कि वो ही इसमें गेम प्लेयर हैं। और बीजेपी केवल सपोर्टिंग पोजीशन में ही है, एक्सेप्ट त्रिपुरा। अब देखिए एक्सेप्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा को लेके बीजेपी कितनी घबरा गई है, अभी मैं बता रहा हूं आपको। अभी जो दो बहुत। चार विधायक इधर उधर चले गए हैं, कि जी अब मुझे लग रहा है कि शायद कल या परसों अमित शाह जा रहे हैं त्रिपुरा। जी। जी। और वहां पे आ, उन्होंने एक रथ यात्रा प्लान की है, वो उत्तर से भी चलेगी और साउथ से भी चलेगी। त्रिपुरा में 1,000 किलोमीटर उसमें घूमेंगे जी वो। जी। और अमित शाह दोनों जगह जाएंगे, जो वहां से जी नॉर्थ वाली शुरू होगी वहां भी जाएंगे, जहां से साउथ वाली शुरू होगी वहां भी जाएंगे। और फिर वो 12 तारीख को अगरतला में खत्म होगी, जी। तो वहां जी पे फिर उन्होंने कह दिया कि नड्डा जी आप भी चलोगे मेरे साथ, फिर दोनों पहुंचेंगे वहां पे। तो जी। जी। बीजेपी तो सीरियस बहुत ज्यादा हो गई है। लगभग 200 के करीब मीटिंग्स रखी गई हैं इस यात्रा के दौरान। 100 पद यात्राएं अलग अलग छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से निकाली जाएंगी, 50 रोड शो हैं। तो बीजेपी ने तो भांप लिया है कि मामला गड़बड़ है। और देखिए, जो
सत्ता में होता है, दांव पर सब कुछ उसी का लगा होता है, बाकी के पास तो सब कुछ पाने के लिए ही है। और वहां पे एक बार जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका मैं आपको बता दूं, जो एक संगठन बन रहा है, टिपरा कह रहे हैं जिसको, टिपरा 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 TIPR है, टिपरा। जी। तो इसमें इनकी कोशिश ये चल रही है कि जैसे नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं सारों को एक साथ ले आए, वाम दलों को, कांग्रेस को। तो वहां पे जो ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा है, जो वहां के शाही परिवार से भी शायद ताल्लुक रखते हैं, जी जी। उन्होंने सबसे कोशिशें की हैं कि हम एक हो जाएं। तो बीजेपी उससे ज्यादा घबराई हुई है कि अगर ये सारे के सारे एक हो गए तो कहीं हमारी चीजें जो है गड़बड़ा ना जाए। और बीजेपी को अपनी इन फाइटिंग का बहुत ज्यादा खतरा है। विप्लव और कुमार वो है देव सर, और वो जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने वही है, जैसे कि वही सब हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर और वो जयराम जो ठाकुर इन सब चीज के बीच में हुआ। बिल्कुल, जो हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में हुआ, वो त्रिपुरा में हो रहा है। और एक छोटे स्टेट्स बड़ा में ज्यादा होता है अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं ये बात। जी, छोटे स्टेट्स में जो ईगो क्लैश होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए वहां लेकिन उत्तराखंड में देखिए आप कैसे कैसे होता है। छोटे स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा होता है, बड़े स्टेट्स में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो अपने एक दो जिलों से आगे बढ़ते ही नहीं। अब छोटे स्टेट में है ही 3 4 जिले 5 जिले, तो तो वहां पे वो चीजें बहुत विजिबल हो जाती हैं और बड़ी हावी हो जाती हैं दूसरी चीजों पे। इस वक्त स्थिति ये है कि त्रिपुरा में जो विधायक पाला बदल के गए हैं, विप्लव डे अचानक से काफी एक्टिव है। हमारे एक संवाददाता है वहां पे, मित्र भी हैं, और नॉर्थ ईस्ट का वही हमारे लिए कवर करते हैं, पंकज चक्रवर्ती। लास्ट टाइम भी उन्होंने, तो उनसे मेरी सुबह में बात हुई थी सर, आपका शो देखने के बाद ही। उन्होंने बताया कि बीजेपी की बेचैनी आपको देखनी है तो बीजेपी ऑफिस चले जाइए इस वक्त अगरतला के। इस वक्त अमित शाह ने कमान ले लिया है त्रिपुरा का, जहां पे सिर्फ हाँ 2 लोकसभा की सीटें हैं। हाँ। ये विचित्र है कि होम मिनिस्टर वो डायरेक्टली तो ये नहीं है कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष या किसी पद पे, लेकिन देश का होम मिनिस्टर डायरेक्ट कमान ले रहा है। तो समझ में आता है कि त्रिपुरा क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है। वो इसलिए है, एक लोकसभा का बात छोड़ दीजिए आप, लोकसभा का जी, मुद्दा नहीं है वहां पे। वहां पे तो किसी भी पार्टी का लोकसभा का कोई भी MP वहां बन के आएगा, वो ऑटोमेटिकली NDA के साथ आ जाएगा। हाँ या वो तय तो मान के किसी का भी आ जाए, क्योंकि नहीं, वहां पहले पे वो लेफ्ट होता अलग था तो रहने से नहीं कोई आता फायदा था। नहीं है। वो सब सत्ता के साथ ही सब लोग वहां उधर रहते रहे हैं। लेकिन जी। अमित शाह के लिए वो केवल 2 लोकसभा सीट नहीं है, वो एक स्टेट है। एक स्टेट आप हम्म। हारेंगे। आप ये मानिए कि अगर गिनती होगी कि 30 स्टेट हैं और उनमें से आप 15 में बीजेपी की सरकार है और 14 में दूसरे दलों की सरकार है, तो वो गिनती तो उतनी है। उसकी गिनती उत्तर प्रदेश जितनी ही होगी, 1 1 और बिल्कुल। 1। ये नहीं होगा कि ये छोटा है तो इसलिए 1 नहीं से 0.5 मान लें, ऐसा नहीं होगा। हम्म। तो वो गिनती अपनी कम नहीं करना चाहते। और नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां पे जो NDA बनाया हुआ है उन्होंने, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके चेयरपर्सन हैं खुद जी ही। और जी। अमित शाह ने इसी वायदे के साथ उन्हें CM बनवाया था कि आपको यही नहीं, असम ही नहीं, ये सारे स्टेट हैंडल करने हैं। तो हाँ, अमित शाह तो उसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और हेमंता दा को भी लेना पड़ रहा है, वो जल्दी वो भी त्रिपुरा जा रहे हैं। हाँ वो जाएंगे। अब एक और टफ बैटल के बाद टफेस्ट बैटल फॉर बीजेपी की तरफ स्टेट पहुंचते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है हमारा हर सर से। कर्नाटक। कर्नाटक, जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है कर्नाटक में। तो सर लड़ाई नहीं, मतलब 2 महीने पहले से ही चालू है, ऐसा हम्म। लग रहा है कि, लेकिन वहां इलेक्शन कल होने जा रहा है। अभी कर्नाटक में स्थिति यह है कि रोज विपक्ष भी हमला कर रहा है, उसमें कांग्रेस भी है, जेडीएस भी है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है सर कि जेडीएस के साथ टीपू सुल्तान नाम की एक छोटी सी पार्टी है, जो सिर्फ मैसूर और आसपास के थोड़े बहुत रीजन में और थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बैंक का उसका इंपैक्ट है, वो आतुर है। और बीआरएस, बीआरएस जो है सर, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की पार्टी, उसके साथ ऑफिशियल ऑलमोस्ट अलायंस फिक्स्ड हो गया है जेडीएस का। तो कहीं हम्म। ऐसा ना हो कि कांग्रेस सोच तो सब कुछ अच्छा रही है, लेकिन ये वोट शेयर अगर 20 से 21% भी पहुंचता है तो असेंबली हंग ना हो जाए। बीजेपी तो ठीक है सत्ता में वापस नहीं आएगी, लेकिन वो मुझे भी एक लगता है परिस्थिति। कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है जी JDS को कितना सपोर्ट मिलता है, सब कुछ इसी पे डिपेंड रहने जा रहा है। मुझे तो फिलहाल हम्म अभी यही नजर आ रहा है। और वो जो BRS वाली आपने बात कही है, आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी हैदराबाद गए थे तो हम्म। ये अपने KCR जो है उनका स्वागत करने के बजाय इनका देवगौड़ा जी का हाल पूछने पहुंच गए थे वहां पे। उन्हें हाँ इतनी तवज्जो दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं करूंगा मैं,
और मैं बिल्कुल। तो, मेरी देवेगौड़ा साहब से मुलाकात फिक्स है, मैं तो वहां जा रहा हूँ। और हम्म। देवेगौड़ा, अभी मैंने भी एक इस पे वीडियो बनाया भी है, आपने शायद देखा हो, कर्नाटक को लेके। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेडीएस में अपने परिवार की हो रही है, वहां पे भी हम्म। परिवार का झगड़ा है। कुमार स्वामी के जो छोटे भाई हैं वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए, और वो टिकट चाहते हैं, एक सीट है वहां पे हासन, और वो हाँ हासन हाँ सीट सर। वो है हासन जिले की, कि वो हम्म। एकमात्र सीट वही बीजेपी ने जीती, पूरा पूरा का पूरा वो जेडीएस का गढ़ है, और जी। वो उसी सीट से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो पहले तो ठीक बात। जेडीएस को अपने परिवार में सबको सेटल करना पड़ेगा, कि आप सब लोग भाई आपस में पहले एक राय कर लो कौन कहां से लड़ने जा रहा है। क्योंकि केसीआर ने जो, इसने क्या नाम, कुमार स्वामी ने जो पहली लिस्ट, आपको पता ही होगा कि उन्होंने पहली जी लिस्ट जारी कर दी है 93 जी कैंडिडेट्स की, जी जी जी। उसमें अपना भी नाम डाल दिया है, और अपने बेटे का, निखिल का भी नाम अपने डाल बेटे का दिया भी है। डाल दिया है जी। हाँ, अपने बेटे का भी नाम डाल दिया है इन्होंने। तो इस बात को लेकर अभी तो इनके परिवार में झगड़ा है। अगर ये सेटलमेंट सही से नहीं कर पाए, हो सकता है कि ये उस पोजीशन में ही ना आए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें समीकरण ऐसा बनेगा कि अगर बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में आएगी, मतलब कुछ उसके विधायक कम रहेंगे, तो हम्म। जीडीएस उसे सपोर्ट देगी, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं वो और तो ठीक है, लेकिन अगर सपोर्ट उनकी बीजेपी, लेगी भी नहीं, पिछली बार का अनुभव उन्होंने देख लिया, कैसे रुलाया था कुमार स्वामी को। नहीं वो तो आंसू, ठीक है सर, हाँ। लेकिन अगर बीजेपी ही 70-80 के बीच अटक जाए और जेडीएस 30 के आसपास, 32 के आसपास पहुंच जाए, तब तो स्थिति कांग्रेस के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगी, क्योंकि फिर जेडीएस इतने पे सीएम पद मांग लेगी बीजेपी से और बीजेपी को देना पड़ जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। वैसे फिलहाल कांग्रेस के लिए मुझे लग नहीं रहा कि इतना हलवा है, वहां तो उन्हें पहले सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, इन सब के बीच में अपना सेटलमेंट करना होगा। पैसा हाँ कौन खर्च करेगा, चुनाव कौन लड़ेगा, ये भी तो चीजें होती हैं। और जो शख्स पैसा खर्च करता है, मैं बार बार पैसे की बात इसलिए करता हूं चुनावों में, कि जो पैसा खर्च करेगा पार्टी संगठन के लिए, वो ही अपने टिकट बांटेगा। हाँ टिकट ये भी बांटने का झगड़ा ही तो होता है सारा, कि मैं टिकट बिल्कुल बांटूंगा। वहां प्रतिभा सिंह की चली, उन्होंने टिकट बांट दिए मर्जी से अपनी। तो ये सब बिल्कुल। चीजें सामने आएंगी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी ये हलवा नहीं है। मैं अभी ऐसा नहीं मान रहा हूं, मैं तो 50-50 में ही मान रहा हूं। और चलिए ठीक हिमाचल है। प्रदेश की तरह भी हो सकता है कि कुछ परसेंट वोटों से ही, डिफरेंस से ही फैसला हो इसमें, ये भी हो सकता है, टाई हो, कुछ भी हो सकता हम्म। है। तो दर्शकों, मैं कर्नाटक पहुंच जाऊंगा फरवरी के पहले हफ्ते में, अपने कैमरे, अपने माइक के साथ, और वहां की हम रिपोर्टिंग करेंगे। और वो रिपोर्टिंग, एक बात है सर, मेरे अलावे कई क्लिप्स वगैरह और ये सारी चीजें आप बेबी हर्ष सर के भी चैनल पे देखेंगे। और पूरे इलेक्शन में हम हर्ष चैनल के भी, हो सकता है, सर के साथ रेगुलर शो कंटिन्यू करेंगे। आज पहली बार है हर्ष सर के साथ, बहुत दिनों से हर्ष सर को बुलाने का प्रयास कर रहा था। नहीं नहीं, तो आपने पहली बार ही प्रयास किया और हम पहली बार ही आ गए, गलत नहीं बात है। बिल्कुल, मतलब बहुत दिनों से जुड़ने का प्रयास कर रहा था आपसे। हाँ, ये बात ये सही है। ये ये बात सही है। जैसे मैंने बताया कि आपकी सोचिए, वो तमिलनाडु वाली सर वीडियो मैंने कब देखी, अच्छा जो अच्छा। कोर्ट का जजमेंट था उस गांव के लिए। हम्म, और बड़ा मैं हम्म, उस आज भी उस जजमेंट के उदाहरण दिया करता हूँ, और आपके चैनल का उदाहरण दिया करता हूँ कि एकमात्र चैनल था जिसने इतने बहुत बड़ा वो टॉपिक था मेरे लिए, जिसको कवर किया। तो सर अब दो चीजें तो क्लियर है, जहां छोटी जगह है वहां पे पार्टियों के अंदर आपसी कलह है, बड़े जगह हम्म, पे पारिवारिक पार्टियां जो है उनके परिवार में कलह है। लेकिन ये कलह कम से कम कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में कम से कम नहीं नजर आ रही है। हम्म। प्रियंका के फेवरेट देखिए, कैंडिडेट पैसे भी खर्च करने को हाँ, तैयार हैं। पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, और चुनाव ठीक ठाक लड़ेगी कांग्रेस वहां पे। और वहां पे ये लड़ाई जो होगी इसी तरह की होगी जिस तरह की हिमाचल प्रदेश में हुई, उत्तराखंड में हुई। देखिए, जहाँ पे 60-65 विधायकों वाली जो छोटी छोटी विधानसभाएं होती हैं, वहां पे इस तरह के, और जब टू पार्टी बाइपोलर चुनाव हो जाता है, तो फिर ऐसे ही होता है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। ये तो बिल्कुल सही हम्म। बात है कि बीजेपी ने वहां पे अपने नेतृत्व को तलाशा नहीं है, संवारा नहीं है। अब ये देखिए, क्यों कहने के लिए हुआ सर? रमन राजस्थान में सर तो, तो ठीक ठाक है। राजस्थान में हम नाम तो ले लेते हैं कि गजेंद्र सिंह जी। शेखावत हैं, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, मुझे तो पता ही नहीं है रमन सिंह के अलावा कौन है वहां पे, छत्तीसगढ़ कोई हम्म। जानता ही नहीं है। तो ये मैं बात यही तो जानना रीजन चाह रहा हूं, रहेगा। ये क्यों हुआ सर कि रमन सिंह जी के जाने के बाद इतना समय हो गया, बीजेपी के कई कुछ नेता आए ही नहीं छत्तीसगढ़ से। क्या ये एक बैगेज बनते जा रहा है मोदी जी का लीडरशिप, कि स्टेट में लोकल लीडरशिप की अब क्राइसिस होने लगी है? एमपी में भी अगर मैं सर, ठीक है अब तो सिंधिया जी आ गए हैं बीजेपी में,
लेकिन अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह जी के पीछे लेगेसी के नाम पे एक होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी बयानों की वजह से भले चर्चा में रहते, हाँ, लेकिन सही बात। बाकी लीडरशिप की क्राइसिस वहां भी है सर। हाँ, हाँ। दरअसल छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछली बार इतनी बुरी तरीके से हारी है, इतनी हम्म। बुरी तरीके से हारी है कि आप समझ लीजिए कि कोई बंदा बचा ही नहीं है वहां पे। और क्या कॉन्फिडेंस हिल होता गया। है कि ऐसी ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर थक हार के संगठन भी ये सोचता है कि यार अब रमन सिंह के अलावा और किसको करें, बताइए, लाएं किसे तो लाएं। और अभी आपको बताऊं कि अभी मेरे ख्याल में 2 महीने पहले की बात है, रमन सिंह की तस्वीरें आप देख लीजिए, वो मोदी जी से भी मिलके जा चुके हैं, अमित शाह जी से मिलके जा चुके हैं, नड्डा से, एक ही दिन में तीनों से मिलके जा चुके हैं वो। जी तो जी। मुझे तो लगता है कि वो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, चाहे वो हम्म। मोदी जी ने शेयर की हो, चाहे अमित शाह ने शेयर की हो, वो इस बात का प्रमाण है कि अंत में बीजेपी जाएगी तो रमन सिंह की तरफ ही देखेगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस पोजीशन में है। अगर रमन सिंह फिर से कम बैक कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें सीएम बनाने में पार्टी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे हर्ष सर, और शो में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलमोस्ट हमने 9 जो बड़ी मेजर इलेक्शन होने वाले हैं, इनमें कर्नाटक तेलंगाना सबको कवर कर लिया। तो वैसे 10वां भी हो सकता है इस साल, अभिषेक जी मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का भी इस हाँ, साल ड्यू है। कश्मीर, हम्म। कश्मीर। हाँ, हाँ, इस पे हाँ। तो उसका इस भी हो पे तो सकता है। इस पे अलग से हाँ वीडियो करेंगे किसी दिन। हाँ, इस पे अलग से करेंगे सर। कश्मीर को हाँ, लेकर के बड़ी नाराजगी है, उस पे आधा घंटा चला जाएगा सर। आधा घंटा चला जाएगा। हाँ, कश्मीर में बहुत सारी समस्या है। कश्मीर में एक हिंदुत्व का अलग चेहरा भी बनने का जम्मू से कोशिश कर रहा है एक लड़का, वो भी बड़ा अच्छा, अच्छा। प्रॉमिसिंग है। तो हम्म। उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके इफेक्ट भले ना हो लंबे चौड़े, लेकिन लोगों के, कश्मीरी हिंदुओं के दिलों में जगह वो बहुत तेजी से बना रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, तो उस पे हम 10वां तो अलग है। तो कंक्लूजन ये दिखता है कि राजस्थान श्योर शॉट कांग्रेस के पास से जा रहा है, और ऑलमोस्ट बीजेपी के हाथ से, मुझे जो मेरे पास पहला इंफॉर्मेशन है रॉ, वो कर्नाटक बीजेपी के हाथ से जा रहा है। बाकी सेटलमेंट कुछ ऐसा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वही कुछ रहेगा। तो 2023 भी कुछ खास चेहरे पे स्माइल लेके नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह सकती है कि राजस्थान में पलटने का रिवाज है, तो हमको हारना ही था। इस मुस्कुराहट के साथ कांग्रेस जा सकती है। बाकी भारत जोड़ो यात्रा कितना चलता है वो देखेंगे, और बिहार की राजनीति के लिए आप हमको लगातार फॉलो करते रहिए। एक एक बिहार की हर एक बात जो है हम आपको बताएंगे, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहां कैसे गठबंधन टूट रहा है, क्यों जीतन राम मांझी के बेटे दिन रात इस वक्त जो है बीजेपी के सबसे बड़े नेता बिहार के नित्यानंद राय के दरवाजे पे दिन रात कुंडी खटखटा रहे हैं कि सर सीधा अंदर आए क्या। तो देखिए क्या होता है। हर्ष सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है, हर्ष सर के चैनल हर्ष की बात लाइव आप लोग देखिए, वहां भी जाइए, और बड़ा वहां पे आपको कंटेंट मिलता है। मैं तो रात का सिर्फ एक ही दिन भर में लाइव कर पाता हूं, लेकिन सर के चैनल पे लाइव होता रहता है, 2-3 भी होता है कभी कभी दिन में। तो आप लोग जाकर के वहां जरूर विजिट आप डाटा कलेक्शन में रहते हैं ना, आप लाइव कहाँ से करेंगे? नहीं सर, वाकई मेरे पास दिन भर में ज्यादा टाइम, एक ही रात को 9:30 बजे कर पाता रिसर्च हूँ। ज्यादा करते हो आप। जी जी हम्म। सर। चलिए, मैं सब अपने जो मेरे भी दर्शक इसे देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप अभिषेक जी का चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और जुड़े। अब फिर हम दोनों साथ साथ तो रहेंगे, अब ये कर्नाटक जा रहे हैं तो बात होती जी रहेगी, चर्चा जी होती जी रहेगी। जी, बिल्कुल मिलेंगे बिल्कुल। आपसे। नमस्कार। जी, जय श्री राम।